हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का हम दूसरा चैप्टर देखेंगे, भोजन के घटक। पहला तो हमने देख लिया था, उससे जो नॉर्मल क्वेश्चन आ सकते हैं वो तो देख लिया था मैंने। अब भोजन के घटक से क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं साइंस में, तो हम पूरा इसको सीटेट के लिए कवर कर रहे हैं। इसको देखेंगे। अगर आपको साइंस का नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रॉपर नोट्स दूंगी और साइंस का पेडागॉजी भी दूंगी, तो आप उसके लिए मुझे मैसेज जरूर से करिएगा। मैं कॉमेंट बॉक्स में नंबर दे दी हूँ, वैसे मैंने आपको अपडेट कर दिया है नोट्स के लिए। अगर एसएसटी में आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप के लिए भी कहिएगा। तो फिर हम शुरू करते हैं। पूरा हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट करते चलेंगे। जो इस देखो, अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। हमने अभी खाने होने के बारे में देख लिया है। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल हो गया और बैगन का भरता हो सकता है। तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। देखो, सब जगह अलग अलग फूड है। जैसे अब हम मेरा सबसे कंफर्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा दाल चावल है, तो वैसे हर जगह पे साउथ इंडियन लोगों को साउथ इंडियन चीज़ें पसंद है। मतलब सबका अपना अलग अलग। जैसे बंगाल वगैरह में जो हो गया उनको मछली वगैरह पसंद है, तो खाने पीने का सबका अपना अलग है। ये क्रियाकलाप दिया है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। जैसे अब देखो, आमतौर पे हमारे आहार में अन्न मतलब जो है वो बना होता है और एक व्यंजन होता है। मतलब कि जो हमारा खाना होता है नॉर्मल सा ऐसे समझ लीजिए। आहार मतलब जो अन्न से बनता है, दाल चावल हो गया, मक्के की रोटी होगी, राजमा हो गया, इस तरह से। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस या कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। जैसे अब देखो, खाने सब्जी रोटी वोटी हो गया। अब दूसरे में जैसे हो गया मांस हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गई। इसमें दही मट्ठा का अचार भी शामिल होता है। देखो, दही मट्ठा अचार रहता है, दाल चावल और अगर मट्ठा मिल गया तो और मतलब मस्त हो जाता है यार। फिर देखो, जैसे आप खाना देख लेते हैं कहाँ का क्या है। पंजाब में मक्के की रोटी अन्य का व्यंजन है। दाल, मांस, राजमा हो गया, सब्जी हो गई, सरसों का साग हो गया, अन्य व्यंजन दही घी। आंध्र प्रदेश में ऐसे हो गया। मतलब इस तरह से जो है ये खानाएं बटी हुई हैं। हो सकते हैं इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में भी हमने देखा। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन को छाटिए। ये बच्चों के लिए छोड़ दीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते जो रास्ते में उपलब्ध है। अब देखो, हम रास्ते में जाते तो हमें कोई दाल चावल बना के तो दे नहीं देगा। हाँ, कभी रेस्टोरेंट वगैरह में जैसे ढाबा हुआ वहाँ उतरे तो खा लिए, वो अलग हो जाता है। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर मतलब कि समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है भाई। हमारे शरीर में हमें गर्मी में देखो तेल मसालों से बचना चाहिए और हम वही ठंडी में बहुत खाते हैं। देखो, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, हम जानते हैं प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है, मतलब संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इनमें इन घटकों में हम पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। इन घटकों को हम लोग क्या कहते हैं? जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उसको हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। देखो, आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये भी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक से अधिक पोषक जो है उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों की परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को देखते हैं। देखो, अभी हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर, सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नली तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। देखिए, ये बच्चों के लिए है, उनके लिए मतलब कि बच्चे जो होते हैं ना प्रयोग करके ही सीखते हैं। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रक्षेपों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। मतलब इसके बारे में हमें बता रहा है कि कैसे क्या करना है। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए तथा किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यकता विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से
उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। देखो ये क्वेश्चंस आते हैं, हमारे भोजन में जो पाए जाते हैं वो किस रूप में होते हैं? मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंद टीचर आयोडीन को मिला दीजिए। मतलब वो बनाने के लिए भी उन्होंने बताया था, वही है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, मतलब थोड़ी सी। इसमें तनु आयोडीन की विलयन की 2-3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। नीला काला रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? मंड की उपस्थिति को यह दर्शाता है। इस परीक्षण को अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने प्रक्षेपणों को साड़ी 2.2 में लिखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण, देखो प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए किसी पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए जिसे खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूड़ बनाने की आवश्यकता होती है। पदार्थ की मात्रा की थोड़ी मतलब मात्रा को पीस कर या मसल कर उसमें चूड़ को एक साफ परख नली में डाल दिए और 10 बूंद डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट में परख नली को रख दीजिए। देखिए ये मतलब कि अभी हम तो ये प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हम उसको देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक। कच्चा आलू में क्या उपस्थित है? मंड है, ठीक है। दूध में क्या है? प्रोटीन उपस्थित है। मूंगफली में वसा उपस्थित है। बिना पका हुआ मतलब कि चावल हो गया, पका हुआ चावल, इस सब में क्या उपस्थित है ये आपको बताना है। वसा के लिए परीक्षण देख लेते हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। मतलब क्या करना है? पीसना है, जैसे हम लोग सिलबट्टे वगैरह में पीसते हैं। कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे कागज के किसी प्रकाश के सामने लाए? क्या आपको इस धब्बे मतलब होकर धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। एक नॉर्मल सा, जैसे हम लोग पकौड़ा खाते हैं उसको ले लीजिए, टिश्यू पेपर ले लीजिए। अगर वो नहीं है तो पेपर ले लीजिए नॉर्मल, उसमें उसको मतलब एक बार लगाइए और इसे मोड़िए। फिर उसके बाद जब आप उसको कस के दबाएंगे ना, जो तेल है वो बाहर निकल जाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि इसमें वसा है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा जो है वो उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाती है? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनको आपने परीक्षण किया है, मतलब जिनका हमने परीक्षण किया है वो। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई भी ऐसा पदार्थ पाया जिनमें से कोई पोषक तत्व उपस्थित ना हो? देखो इन सब के बारे में ये भी बच्चों से पूछने लायक सवाल है। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? देखो विटामिन तो हमें हमारी बॉडी के लिए चाहिए है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं ये देखते हैं हम लोग अब। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा मतलब प्रदान करते हैं, याद रखिएगा। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन भी उसको हम कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत जैसे बाजरा हो गया, चावल हो गया, गेहूँ, शकरकंद हो गया, आलू हो गया, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये सारे हो गए। अब ये देखो गिरी, मूंगफली, तिल हो गया, मांस, मछली, अंडे, ये वसा के कुछ स्रोत हैं। ये सोयाबीन वगैरह हो गया, ये सब देखो प्रोटीन के स्रोत हैं। सोयाबीन, मछली, पनीर, मांस, अंडे और दूध हो गया। विटामिन ए के कुछ स्रोत है, ये मतलब गाजर जो हो गया, देखो पपीता, गाजर, दूध, मछली का तेल, ये हमारे विटामिन ए के हो गए। विटामिन बी के हो गए, ये सारे हो गए। यकृत वगैरह मतलब जो होते हैं, हम बहुत लोग मांस पका के खाते हैं वही। संतरा हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये विटामिन सी।
खट्टे पदार्थ जो होते हैं ना वो विटामिन सी में आते हैं। विटामिन डी जैसे मछली वगैरह हो गई। देखो विटामिन डी बहुत मतलब जिन आँख वाँख की, जैसे मेरी आँख की रोशनी बहुत ख़राब है ना, तो दूर की चीज़ें मुझे नहीं दिखती साफ, तो इसमें क्या है कि विटामिन डी के लिए जैसे ये सारी चीज़ें बहुत सही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब यूज़ करनी चाहिए। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। देखो प्रोटीन युक्त भोजन को हम क्या बोलते हैं, प्रायः शरीर वर्धक भोजन। देखो कार्बोहाइड्रेट वाला भी याद रखिएगा, ये वाला भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः हम क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़े को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें के कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखो विटामिन के जो समूह होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब सारे विटामिन चाहिए होते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए जो हो गया हमारी त्वचा हो गया, हमारी आंख हो गई, इसको स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से लोगों को मतलब बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। देखो विटामिन ए में गाजर वगैरह हो खाना चाहिए, जैसे उनके आँख वाँख में वो दिक्कत है, और मछली खाना चाहिए। ये सब हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन, जैसे अभी हमने देखा चित्र में जो सारे विटामिन से भरपूर, जैसे फास्फोर, अब यहाँ से देखो फास्फोरस के कुछ स्रोत, आयोडीन के कुछ स्रोत, ये सारे लोहे के कुछ स्रोत, कैल्शियम के कुछ स्रोत, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये अंतर्गत आते हैं खनिज लवण के अंतर्गत आते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत का चित्र ये दिया हुआ, अभी मैंने आपको दिखाया। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, जैसे खनिज लवण इसमें होते हैं पालक में। इस बार यूपी पुलिस में पालक से क्वेश्चन आए हुए थे। आपने भी सारणी 2.2 में प्रक्षेपणों को लिखते हैं, मतलब बच्चों के लिए है। इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी इस किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, मतलब कि चावल में कार्बोहाइड्रेट है, ये भी याद रखिएगा। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के भी नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां होते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करती है। रुक्षांश के बारे में भी याद रखिएगा। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशेषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हम उन वस्तुओं से प्राप्त करते हैं जिन्हें हम द्रव्य के रूप में लेते हैं, जैसे जल हो गया, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त जो भोजन पकाते हैं इसमें भी पानी का उपयोग करते हैं। आइए देखिए कि क्या अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। जैसे अब देखो सब्जी वगैरह आ गए, इसमें क्रियाकलाप करना है, जैसे टमाटर, नींबू जैसा कोई फल लें, इसमें मतलब काट लें, क्या ऐसा करने पे आपके हाथ गीले होते हैं तो हमें पता चल जाता है हाँ ये पानी है। अब हम संतुलित आहार को देखते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। मतलब देखो दिन में हम जो भी खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आहार कहते हैं। जो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, उनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। देखो जैसे अब हमारे शरीर को जिस चीज़ की आवश्यकता है अगर हम उसको खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारा शरीर कैसे स्ट्रांग होगा। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक और ना ही कम, और हम बहुत ज़्यादा भी ना खा पी लें कि मतलब ओवर हो जाए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार जैसे नॉर्मल खाओ, जितना आवश्यकता है बस उतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? नहीं भाई, सब अलग अलग होता है। जैसे देखो अभी हम कुछ और डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन हमारे पापा वगैरह नहीं कर पाते, और हमें फिजिकल मतलब कि जो होता है ना वो करना चाहिए। फिजिकल करने से तो क्या होता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह तो खाना वगैरह पचता रहता है। और हम लोग का जो खाना है वो पूछो मत, हमारे मतलब फादर लोगों से बहुत अलग है। वो लोग तो नॉर्मल खाते हैं, हम लोग बाहर से खा खा के बहुत ज़्यादा मतलब कि, और सारे उसमें खाद वगैरह इतना मिले हुए हैं।
एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं इसका एक चार्ट तैयार कीजिए। और ये मतलब कि जाँच ऊँच करने के लिए है। जैसे दाल हो गया, मूँगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूँग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज, दाल से बना केला, और जैसे केला हो गया, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियाँ, इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्पव्यय भी असंतुलित आहार खा सकता है। देखो, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं। देखो, हमें ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छा भोजन ही करें, इसे उचित तरीके से पकाना चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। जैसे पालक वगैरह है, उसको हमको काटने से पहले धुल लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? हाँ, हम पकाते समय बहुत नष्ट होते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों को और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनमें के कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया। पालक वगैरह काट के हम धुलते हैं ना, तो हमें धुल के काटना चाहिए। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण जो होते हैं वो अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ ही पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि होती है। पकाने में देखो, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित होगा कि हम अपने आहार में फल और सब्जियों को सम्मिलित करें? देखो, अब इसमें हमें बूझना है, बच्चों के लिए दिया है। वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। देखो, बहुत लोग जैसे कि अभी बाहर का जो भी फास्ट फूड है वो वसा युक्त है ना, सब लोग कहते हैं उससे खा के पेट भर गया, लेकिन बहुत बीमारी भी आती है। देखो, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। देखो, हाँ, ऊर्जा तो देगा लेकिन बीमारी भी बहुत आएगी। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया है। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अब हम पढ़ते हैं अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी होती है। मतलब कभी कभी होता है ना कि हम प्रॉपर खाते हैं और टाइम एक जैसा नहीं रहता, हो सकता है उसका कुछ कमी हो गए, कहीं घूमने टहलने चले गए। यदि हम किसी लंबी अवधि तक रहती है तो यह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। अगर यही कमी जो है बहुत दिन तक रहती है तो कोई आदमी जो या इंसान होता है उसके अभाव से ग्रसित हो, जैसे पोषण नहीं मिलता बच्चों तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ लोग रोग हो सकते हैं। देखो, अगर हम प्रोटीन युक्त चीज़ नहीं लेंगे तो रोग तो हो ही सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्लभ हो जाएगा कि चलने भी असमर्थ हो जाएगा, मतलब कि चल नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती। इनमें से कुछ साड़ी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार से लेने की जा सकती है। देखो, अगर हम जैसे कि नॉर्मल सी बात है, अभावजन्य रोग जो है उसकी रोकथाम, हम उसको बचने के लिए क्या करेंगे? हमें संतुलित जो है भोजन लेना चाहिए टाइम टू टाइम। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार, इसको हम देखते हैं। जैसे देखो, विटामिन ए हो गया, छीड़ता दृष्टिहीनता, मतलब कि इससे हमें कम दिखता है। देखो, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है, ये आपके लिए जीएस के लिए भी तैयार हो गया, ये भी देख लीजिएगा। विटामिन ए की कमी से हमें कम दिखाई देता है, जैसे कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, जैसे मुझे है पूरी तरह से।
विटामिन B1 से बेरी-बेरी रोग होता है। बेरी-बेरी रोग क्या होता है? जैसे दुर्लभ पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। इस विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने से अधिक समय लगना। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम से क्या होता है? अस्थि और दंत क्षय, कमज़ोर अस्थियाँ मतलब हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से। आयोडीन से घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन से क्या होता है? घेंघा रोग, गायटर जिसे बोलते हैं। गर्दन की अस्थि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता भी हो। लोहे से अरक्तता मतलब कमजोरी वगैरह हो जाती है, इसलिए पालक वगैरह खाना चाहिए। अब देखो प्रमुख शब्द जो थे ये सारे हमने देख लिए हैं, हम इसके सारांश देख लेते हैं जो हमें काम आते हैं। हमारे भोजन में मुख्य रूप से पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन हम तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुक्षरण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को क्या करता है? रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा मतलब कि बहुत टाइम का गैप होगा तो अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो। देखो हम एनसीईआरटी तो करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस लाइन टू लाइन आ जाते हैं, उसके बाद हम पूरा इसका की पॉइंट भी देखेंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी देखेंगे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। नोट्स के लिए आप ज़रूर से मैसेज मुझे करिएगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।